नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए और नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 7.5% की कटौती कर दी गई है और 30 सितंबर तक ये कटौती लागू रहेगी, अगले महीने 30 सितंबर तक। और सारे टैक्स को मिलाकर जो इफेक्टिव ड्यूटी है वो करीब 8.25% घटी है, 8.25%। और कुल ड्यूटी अब घटकर 30% के आसपास आ गई है। और अब जो है सोया तेल, सूरजमुखी और पाम तेल पर जो है ड्यूटी बराबर हो गई है 30.25%। अब सवाल यह है कि इस फैसले का, चूंकि अभी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, तो क्या खाने के तेल के दाम जो लगातार बढ़ रहे थे 50% तक साल भर में दाम बढ़ गए हैं, क्या वहां पर अब कुछ काबू आएगा? क्या खाने के तेल के दाम कम होंगे? इसी पर पहले हम बात करेंगे। सुधाकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के इस फैसले का कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? क्या खाने के तेल के दाम कम होंगे और अगर होंगे तो कितने हो सकते हैं सर? हाँ जी, जैसा इट्स अ वेलकम मूव इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे आपको पता है 1-1.5 महीने पहले पाम ऑयल में भी ड्यूटी का कटौती हुआ है। उस टाइम में भी सॉफ्ट ऑयल में भी कर देना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि नया क्रॉप इंडिया में आएगा अक्टूबर में सोयाबीन का। Probably government was waiting for the planting to be over of soybean complex. So, but what is happening is now the window is very small because both these duties are reduced only till September 30th. So, उसके कारण क्या है? No new shipments of soya or sun oil can come, but whatever oil is arriving during this period between now and September, it will attract a lower duty of 8.25%. So, to that extent, बेनिफिट तो जरूर मिलना चाहिए कंज्यूमर को, इंडियन कंज्यूमर्स को, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि क्योंकि एक कैलकुलेशन है, अभी मेरी कुछ और एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका ये मानना था कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से $100 के आसपास का फर्क आएगा। मतलब आप मान के चलिए 7,500 रुपए के आसपास का फर्क आएगा। तो वो उनका कहना था कि अगर पूरा पास ऑन नहीं भी होगा, मतलब 7,500 रुपए, मतलब 7.5 रुपए किलो, तो 4 से 5 रुपए के आसपास तो फर्क पड़ सकता है, मतलब किलो पे। तो क्या आप एग्री करते हैं कि खाने के तेल के दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो आने वाले वक्त में कम हो सकते हैं? सुधाकर जी, बहुत अच्छी बात बताया आपने कि इसमें पार्ट ऑफ दिस $100 या 7 रुपए किलो डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन किया जाएगा। बट आप ये देखिए ना कि 30 सितंबर मतलब 1 महीने के बाद जब ड्यूटी बढ़ने वाली है, ड्यूटी फिर बढ़ेगा 8% अक्टूबर में, तो उसके वजह से थोड़ा इंपोर्ट्स वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक बनी रहेगी कि टैरिफ क्या होगा उस टाइम में। टैरिफ भी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ को फ्रीज कर रखा है। जैसे आज के दिन में टैरिफ विच इज द बेस प्राइस $1240 है, आज के मार्केट है $1385। सो वो फर्क को भी बाद में नैरो डाउन करना पड़ेगा जब टैरिफ को करेक्ट किया जाएगा। तो हम तो ये बोलेंगे कि देखिए, एज पर स्लैब सिस्टम जो हमने बोला था IVPA की तरफ से, ग्लोबली जब हाई प्राइसेस रहेंगे तो इंडिया में ड्यूटी घटाना पड़ेगा, ग्लोबली जब प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो इंडिया में ड्यूटी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट टाइमिंग वाइज ये अगर 1-1.5 महीना पहले अगर किया होता, क्योंकि सोयाबीन ऑयल आने के लिए करीब 2 महीना लगता है अर्जेंटीना ब्राजील से, तो 2 महीना पहले अगर कर दिया होता, 1 महीना पहले, तो फेस्टिवल टाइम में और ज्यादा ऑयल आ सकता है। अभी भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट होके सोयाबीन ऑयल डाइवर्ट हो सकता है दूसरा डेस्टिनेशन से। सनफ्लावर ऑयल भी एक 20-25 हजार टन और ज्यादा आएगा।
कम ड्यूटी उसमें लगेगा, तो वो तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वो बेनिफिट तो कंज्यूमर को जरूर मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे सुधाकर जी, कि इस बात की कितनी आशंका है, क्योंकि आप लोग भी कई बार ये बात कहते हैं कि जब यहाँ पर ड्यूटी कट होती है तो ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली हमें उसका उतना फायदा मिल नहीं पाता है। अभी के हालात को देखते हुए इस बात की कितनी गुंजाइश है या आशंका कह लें आप कि ड्यूटी कट होने के बाद ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे और जितना फायदा पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा, क्या इस बात की आशंका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने 3 कदम लिया है। एक तो रिफाइंड ऑयल को खोल दिया है, जैसे नेपाल बांग्लादेश से 0 ड्यूटी में या इंडोनेशिया मलेशिया से रिफाइंड ऑयल डायरेक्टली आ सकता है। तो उसकी वजह से जब इंडिया का डिमांड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट में तेजी आ गया, जैसे आप जानते हैं। और दूसरा, जब टैरिफ को भी फ्रीज करके अगर लोअर लेवल में रखते हैं, वो भी तो ड्यूटी रिडक्शन जैसे ही है, 6% ड्यूटी रिडक्शन जैसे ही है, क्योंकि बेस प्राइस टैरिफ वैल्यू जो है, ड्यूटी जिस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, वो बेस प्राइस को लोअर लेवल में रखा गया। तो इनडायरेक्टली अल्टीमेटली मार्केट सप्लाई डिमांड फैक्टर्स के ऊपर ही चलेगा। बाकी नी जर्क रिएक्शन तो मार्केट का रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी के कारण, बट हम तो ये बोलेंगे कि ये नी जर्क रिएक्शन पॉलिसीज इंडिया का थोड़ा सप्लाई चेन को और ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब करता है। वी वुड ओनली वर्क टुवर्ड्स मोर स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आज के दिन में बहुत सारा अनसर्टेनिटीज है। जैसे मैं आपको पूछूं कि 30 सितंबर को टैरिफ चेंज होगा कि नहीं होगा, या ड्यूटी फिर से वापस जो कटौती किया है वो फिर से इंक्रीज करेंगे क्या ड्यूटी, ये सब अनसर्टेनिटीज की वजह से तो इंडिया में सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस होता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधाकर देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन अब अजय केडिया जी, आप बताएं कि जब ये खबर आई आज तो उसके बाद सोया तेल के दाम बहुत गिरे और नीचे में 1365 का लो लगाया। सितंबर का वायदा हाई था 1418 का, मतलब 40 रुपए से ज्यादा हाई से टूटा। उसके बाद बहुत तेज रिकवरी आई निचले लेवल से, और अब जो मार्केट है वो 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस वक्त महज 3 रुपए के आसपास की गिरावट है। तो जो लोग सोया तेल में ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए आपका सुझाव क्या है? गुड इवनिंग मृत्यंजय जी। डेफिनेटली देखिए, पिछली बार भी हमने देखा जब पाम ऑयल में भी ऐसी कुछ ड्यूटी कट हुई थी, इनिशियली तो प्राइसेस में गिरावट आई थी, बट माना जाता है कि जब ऐसी गिरावट आती है तो तुरंत बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई दी। एक मॉर्निंग में हमने एक्सपोर्ट डेटा भी खराब आते हुए देखा, जिसकी वजह से भी प्रेशर था। बट मुझे लगता है कि Q3 Q4 हमारा डिमांड सीजन है और जिस ढंग से इंटरनेशनल में भी टाइट सिचुएशन बनी हुई है, ये प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। एक गवर्नमेंट एक्शन आ सकता है, इसका एक डर था मार्केट में, बट अब ये इवेंट निकल चुका है। तो आई थिंक पाम ऑयल और रिफाइंड सोया ऑयल दोनों में मुझे लगता है कि तेजी का रुख कायम रहेगा, जहाँ पे हम वापस सीपीओ को 1190 से 1200 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल में भी सितंबर वायदा लगता है वापस 1420 के ऊपर निकल जाएगा। ओवरऑल नियर टर्म दोनों ही काउंटर में तेजी बनी है, बट जिस ढंग से आज वॉलेटिलिटी देखी है, वो वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यू चलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, ये तो बात हम खाने के तेल की कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला तेल है बड़ा भाई खाने के तेल का, क्रूड ऑयल, वहां पर गिरावट है और आप देखिए कि 1% से ज्यादा कच्चे तेल के दाम टूट गए हैं और 4700 के नीचे आ गया है क्रूड। तो बताइए प्रथमेश जी, आज कच्चे तेल की गिरावट और बढ़ने वाली है क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर कंसर्न्स आ रहे हैं, डिमांड की चिंताएं हैं, फेड का मिनट्स का आउटकम है, सारे फैक्टर्स को गोल मिलाकर सारे कमोडिटीज़ में गिरावट आई है और इसमें क्रूड काफ़ी वोलेटाइल रह चुका है। मेरे ख्याल से इस भाव पे भी क्रूड को सेल ही करना चाहिए, बट बेटर यहाँ पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अराउंड 4700 के आसपास अगर एक कमोडिटी आती है वहाँ पे सेल करना ज़रूरी होगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4800 का, नीचे में टारगेट 4600 ही रहेंगे, बट मेरे ख्याल से सेल करना ही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा, बिकॉज इस कमोडिटी में डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ का है। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए गोपाल जी। हाँ सर जी, नमस्कार सर। हाजिर में गुआर पड़ा है तो केडी जी सवाल है, ये 10,000 कब तक हो जाएगा सर? ग्वार के दाम तो बहुत बढ़े हैं। बताइए अजय जी, हाजिर में ग्वार इनके पास फिजिकल का स्टॉक है, इनको अभी रुकना चाहिए, अभी और दाम बढ़ने वाले हैं या निकल जाए?
देखिए मतलब जैसे हमने 2021 स्टार्ट हुआ था, हमने कहा भी था कि गवार 15 मार्च के बाद एक अच्छी कमोडिटी बन के निकलेगी और वैसा ही कुछ हो रहा है। हमने प्राइजेस के अंदर आज भी सर्किट लगते हुए देखा और प्राइजेस 5400 का लेवल टेस्ट कर दिया है। फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, बट 10,000 अभी बोलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि नई क्रॉप सामने है, कितनी आती है, शॉर्टेजेस जरूर देख रहे हैं, डिमांड इंप्रूवमेंट है। बट एज ऑफ नाउ मैं चार्ट पे अगर देखता हूँ, क्योंकि ये जो रैली स्टार्ट हुई है, इनफैक्ट अगर रिसेंटली हमने देखे तो अप्रैल से ही ये स्टार्ट हुई है, मार्च के बाद ही ट्रेंड चेंज हुआ है। जो मुझे लगता है 5,900 का पहला लेवल है और इसके ऊपर अक्टूबर में अगर ये क्लोज हो जाता है तो मैक्सिमम 6,600 से 6,700 तक का लेवल है। तो 10,000 में टाइम लगेगा, इमीडिएटली 5,900 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अक्टूबर में क्रॉप के बाद एक नया रिव्यू बनेगा जो मैक्सिमम अगर तेजी भी पकड़े हम लोग, सब फंडामेंटल सेम होता है, तो 6,700 तक का लेवल दिखा सकती है गवार। ठीक है, अगला सवाल है बिहारी लाल यादव का। बिहारी लाल जी हमारे साथ हैं, पूछिए बिहारी लाल जी। नमस्ते मिस्टर जी। नमस्कार, हेलो पूछिए जी। सिल्वर सिल्वर जी। सुन 63,000 रहा हूँ, में बाई है पूछिए। सर। स्टॉप लॉस बताइएगा। अच्छा, सिल्वर आपने बाई किया हुआ है, ओके। 63,000 के भाव पर। प्रथमेश जी बताएं सर, चांदी में अभी क्या करना चाहिए? चांदी का भाव अभी है 62,140 के आसपास, 63,000 पर इनकी बाइंग है। ये जानना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं और टारगेट भी आप बता दीजिए, क्या टारगेट इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो मृत्युंजय, ये एक्सटेंड हो सकता है 61,000 तक के लिए, तो ये अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को रिवर्स करते हैं। अभी जो फॉल है वो एक्सटेंड हो सकता है करीब और 2,000 रुपये तक, और 61,000 के नीचे तक की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से बाइंग में इनको निकल जाना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर ये बाइंग में खड़े रहना चाहते हैं तो 61,000 का रहेगा। ओके, कपिल है नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल का है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कपिल। मुझे सिल्वर फिजिकल में बाय करना है, अजय कड़िया जी से पूछना था कहाँ पर लेना चाहिए। अच्छा, फिजिकल में आप चांदी खरीदना चाहते हैं। अजय जी बताएं, फिजिकल में बाइंग का अच्छा लेवल क्या होगा चांदी में? देखिए चांदी में हमने एज कंपेयर टू गोल्ड देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने देखा है कि 8 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड में तेजी बनी हुई है। बट अगर चार्ट वाइज अगर हम चांदी में देखें तो डेफिनेटली 60-61 हज़ार फिजिकल के हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि हमने पिछले साल भी जब रैली देखी थी तो 75 का हाई मारने के बाद मार्केट इसी लेवल्स पे जाके कंसोलिडेट हुई है। तो आई थिंक जैसे जैसे मार्केट 60-61 के करीब भी होती है, फिजिकल मार्केट प्रीमियम पे चले जाएगा। तो आई थिंक 60-61 हज़ार के लेवल पे अगर फिजिकल मिले तो लेके चलिए। आप 1 से 1.5 साल की अगर अवधि का ओवरव्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस वापस 80-85 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है 60-61 हज़ार के करीब चांदी को फिजिकली लेके चलना चाहिए। ठीक है, प्रदीप हैं अगला, सवाल प्रदीप का है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रदीप जी। हेलो, हाँ सर नमस्कार। जी पूछें। सर मुझे चने का नमस्कार, क्या पूछिए। फ्यूचर है और दूसरा तुअर के बारे में, मेरे पास फिजिकल में। चना और तुअर, ठीक है, ओके। बताइए अजय जी, हालांकि वायदा पर जब रोक लगी थी चने में तो उसके बाद गिरावट तो आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से दाम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं और पता नहीं, अभी तो नया ट्रेड भी अलाउ नहीं है, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। आज भी 4% की के आसपास की तेजी आई है चना सितंबर वायदा में। बताइए क्या फ्यूचर है और ये तेजी कैसे आ गई, मतलब जब वायदा में कोई नई पोजीशन नहीं ले सकता है तो? देखिए मुझे पहला चीज ये क्लियर हो चुका है, जो मार्केट में तेजी है वो फंडामेंटल तेजी है, हाजिर मार्केट से तेजी है, ना कि फ्यूचर ड्रिवन है। ऐसा ही कुछ हमने ट्रेंड 2015-16 में भी देखा था, जब फ्यूचर पे बैन होने के बावजूद अगर चने की बात करें तो 10,000 का लेवल क्रॉस कर गया था। इस बार भी अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है गवर्नमेंट के और ट्रेडर्स के, ये काफ़ी मिसमैच थे, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी है और साथ में अनलॉकडाउन की वजह से डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है। कमिंग ऑन के मार्केट में अब हमने जो बैन होने के बाद भी मार्केट तेज है, वो कहीं ना कहीं संकेत देता है आने वाला टाइम और तेजी का रह सकता है। लेवल्स वाइज बात करें, फ्यूचर इस वक्त ट्रेडेबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर हाजिर के हिसाब से बात करें
तो मुझे लगता है 5600 से 5800 का लेवल हम अक्टूबर मिड तक वापस देख पाएंगे। वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा इस हद से बढ़े। तो गवर्नमेंट एक्शन इनकेस अगर फर्दर भी होते, जैसे पहले हमने देखा स्टॉक लिमिट का वहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल देखा, अब हमने बैन का न्यूज़ देखा उसमें 500 रुपये का फॉल देखा। तो ओवरऑल ऐसा मोमेंटम रहेगा, बट अक्टूबर तक मुझे लगता है वापस 5600 से 5800 की रेंज के बीच में चना ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। डोमेस्टिक फंडामेंटल काफी मजबूत है। ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है नेचुरल गैस पर ध्यान दीजिए। कल नो डाउट इन्वेंट्री के बाद रिकवरी जरूर आई थी, बट नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा। करंट मार्केट से बेचा जा सकता है, 284 का टारगेट रहेगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर में बेचना चाहिए 691 पे, 696 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 681 के लिए रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल के अंदर हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। जिंक के अंदर 240-250 का रेंज है, तो आज इंट्राडे में बेच के चलिए, नीचे में 243 का टारगेट देखने मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।